हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो आज हम आपके कैब एग्जामिनेशन के लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए के। तो ये जो लेक्चर है ये हमारा कैब फ्री ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट है, इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें हम हर मंडे टू सैटरडे कैब एग्जाम के लिए जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं BRBL, ABFM और बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, अमेलगमेशन में क्या होता है कि एक कंपनी और जो दो कंपनीज हैं ये आपस में मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे मान लो कि एक बैंक है, बैंक ए है और बैंक बी है, दोनों अलग अलग बैंक्स हैं, फंक्शन करते हैं, लेकिन अमेलगमेशन में क्या होगा कि जो बिजनेस बी है, बैंक बी है, उसका पूरा जो बैंकिंग बिजनेस है वो भी ए टेक ओवर कर लेगा, तो दोनों एक बैंक बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है अमेलगमेशन और मर्जर का, वो अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो सच अमेलगमेशंस आर ऑलवेज इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोल रहे हैं कि जो भी बैंकिंग कंपनीज के अमेलगमेशन होती है तो क्या वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनिशिएट करती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। कुछ वॉलंटरी मर्जर भी होता है कि मान लो कर HDFC और ICICI से बोल रहे हैं कि हमें मर्ज होके एक ही बैंक बन जाना है, तो वो खुद से भी वो वॉलंटरली भी ये कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक ही बोलेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द स्कीम हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 1/3 इन वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ईच कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। देखो, कहते हैं ये जो अमेलगमेशन की स्कीम है ना, ये रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव होती है, कि रेजोल्यूशन पास किया जाता है एंड जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसे अप्रूव करते हैं। तो एक तो मेजॉरिटी टर्म यूज कर रहे हैं, एक हम 1/3 यूज कर रहे हैं। 1/3 तो 33% हुआ, मेजॉरिटी तो हुई नहीं, तो यहाँ पे 2/3 आना चाहिए था। ठीक है, दोनों कंपनीज का अलग अलग से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जहाँ पे 2/3 मेंबर्स जो हैं इस अमेलगमेशन को पास करेंगे कि हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, द अमेलगमेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर एक्सरसाइज्ड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अमेलगमेशन रेकमेंड करता है तो वहां पे RBI के साथ कंसल्टेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा है? 1 और 2। तो यहाँ पे ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दो टाइप की अमेलगमेशन हो सकती है, एक वॉलेंटरी अमेलगमेशन, एक अमेलगमेशन बाय द गवर्नमेंट। तो पहले तो बैंकिंग कंपनी एक दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट हो सकती है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो पहले एक स्कीम प्रिपेयर करते हैं और एक ड्राफ्ट बनाते हैं और दोनों जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके शेयर होल्डर्स के सामने वो सेपरेटली प्रेजेंट होता है कि देखो हम अमेलगमेट होना चाहते हैं, और दोनों कंपनीज जो हैं उनके शेयर होल्डर्स उस रेजोल्यूशन को पास करेंगे। 2/3 जो वैल्यू है शेयर होल्डर्स की वो इसे अप्रूव करेंगे, ये जरूरी है। उसके बाद वो जो स्कीम है अप्रूव होने के बाद RBI को दी जाती है सैंक्शन करने के लिए। सैंक्शन जब RBI कर देता है उसके बाद एक जो बैंकिंग कंपनी है जो दूसरे में अमेलगमेट हो रही है, उनकी एसेट लाइबिलिटीज भी दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। फिर है अमेलगमेशन बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी ऑर्डर कर सकती है कि अमेलगमेशन होगा, उसके पास ये पावर आ जाती है कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के थ्रू। लेकिन ये जो पावर है वो एक्सरसाइज तभी की जाती है जब RBI के साथ कंसल्टेशन की हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग अ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ पब्लिक बैंक कैन नॉट बी वाउंड अप एज इन क्राइसिस, इट हैज टू बी रेस्क्यूड बाय द गवर्नमेंट टू सेव डिपॉजिटर्स मनी। कहते हैं जो पब्लिक बैंक है ना वो उसकी वाइंडिंग अप नहीं होती, कभी वो बंद नहीं होता, बिकॉज वो हमेशा गवर्नमेंट उसे रेस्क्यू कर लेती है डिपॉजिटर के पैसे को बचाने के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट हमेशा रेस्क्यू करेगी ही करेगी। बाय बुक चले, बाय लॉ चले, तो पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो वाइंड अप हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा इनकरेक्ट है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, वॉलंटरीली भी बैंक कह सकता है कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो डूब रहा हूँ, मैं तो डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं वापस कर सकता, वाइंडिंग अप करनी है मुझे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका।
High Court shall order the winding up of a banking company if the banking company is unable to pay its debts. क्या हाई कोर्ट भी वाइंडिंग अप के लिए बोल सकता है अगर वो बैंकिंग कंपनी अपनी डेट्स नहीं पे कर सकती? तो थर्ड ही सिर्फ सही है, तो D3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो बैंकिंग कंपनी जो है, किसी भी बिजनेस का क्या काम होता है कि उनका जो भी उधार है वो चुकाने के लायक हो तभी वो फ्लोटिंग रह सकती है। लेकिन अगर एक बिजनेस है या बैंकिंग कंपनी है, तो अगर वो अपना उधार ही नहीं चुका पा रही है, जैसे बैंकिंग कंपनी में डिपॉजिटर्स जब अपना पैसा जमा करवाते हैं तो वो ऑन डिमांड कभी भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी किसी भी कारणवश अपनी लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पाती है तो वाइंडिंग अप फिर करनी पड़ती है। इट्स सेम एज काइंड ऑफ लिक्विडेशन। तो इसमें बैंक का डिसोल्यूशन हो जाता है, बैंक एज यूजुअल ये करना बंद कर देते हैं, फिर सब कुछ बेच के जो भी क्रेडिटर्स का पैसा है वो वापस किया जाता है। ठीक है, अगर कुछ एंड में बचता है तो वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। हाई कोर्ट भी वाइंडिंग अप ऑर्डर कर सकता है अगर बैंकिंग कंपनी अपने जो डेट्स हैं उन्हें नहीं चुका पाती है और एप्लीकेशन वाइंडिंग अप की रिजर्व बैंक ने दी है हाई कोर्ट में कि देखो जी इस बैंक का वाइंडिंग अप होना जरूरी है, ये अपनी डेट्स नहीं पे कर सकते हैं। तो एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप होगी, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है जो बैंकिंग कंपनीज ये बोलें कि हम अपना जो भी पैसा है नहीं चुका पाते, हम तो लॉस में जा रहे हैं। लेकिन ये तभी अलाउड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई कर दे कि देखो आरबीआई सर्टिफाई कर दे कि ये अपना डेट नहीं चुका पाएंगे, तो डूब ही गया है बैंक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अंडर PMLA 2002 फॉर सर्टेन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आफ्टर इट्स रिपोर्टिंग इज 5 years, 15 years, 12 years, 10 years। कहते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है वो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की बात करी है कि अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है बैंक में तो उसकी रिपोर्टिंग होती है, तो उसके कितने साल तक उस इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना है, रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना है। तो नॉर्मली कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बैंक में होती है तो उसे 5 साल तक उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, कुछ गड़बड़ है जिसे आप रिपोर्ट करते हो, वैसी वाली ट्रांजैक्शन का डेटा 10 साल तक सेव करके रखा जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2012 ये रिक्वायर करता है बैंक्स को कि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड सारे मेंटेन करके रखें। ठीक है, चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे फॉरेन है। तो 5 साल तक उन्हें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके सारा जो क्लाइंट्स बैंक का जो भी ट्रांजैक्शंस है उन्हें सेव करके रखना है। ठीक है, हो सकता है कल कोई क्रिमिनल एक्टिविटी पकड़ी जाए उस आदमी की, तो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और PMLA एक्ट 2002 ये भी बोलता है कि 10 साल तक उन रिकॉर्ड्स की प्रिजर्वेशन करके रखनी पड़ेगी जहां पे लगता है कि अनयूजुअली लार्ज ट्रांजैक्शन है, कोई अनयूजुअल पैटर्न है ट्रांजैक्शंस का और कुछ सस्पिशन है, तो 10 साल तक फिर मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स? सुपरमार्केट चेन्स में अप्लाई टू सेटअप पेमेंट्स बैंक। क्या सुपरमार्केट चेन्स अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अ प्रमोटर ग्रुप कैन हैव अ जॉइंट वेंचर विद एन एग्जिस्टिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू सेटअप अ पेमेंट बैंक। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उसके साथ जॉइंट वेंचर में आके प्रमोटर ग्रुप भी एक पेमेंट्स बैंक को सेटअप कर सकता है, बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज, ये भी बिल्कुल सही है। पेमेंट बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट इशू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ये गलत है। वो क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं लेकिन डेबिट कार्ड्स पेमेंट बैंक्स इशू कर सकते हैं। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। दे डू नॉट नीड टू मेंटेन CRR रेशियो, तो ये गलत है। CRR रेशो इन्हें मेंटेन करनी पड़ती है। तो सिर्फ 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट है, 4 और 5 यहाँ पे गलत है। तो जो भी हमारे पेमेंट बैंक्स होते हैं उनके एलिजिबल प्रमोटर्स कौन है? एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, कोई भी NBFCs हैं, कोई कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं, सुपरमार्केट चेन्स हैं, रियल सेक्टर के कोऑपरेटिव्स हैं। ठीक है, जिन्हें रेजिडेंट्स कंट्रोल करते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, वो पेमेंट बैंक सेटअप कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स अगर आपको सेटअप करना है तो आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज क्या क्या अलाउड है पेमेंट बैंक्स को? सबसे पहले वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक इंडिविजुअल कस्टमर कितना बैलेंस मेंटेन कर सकता है पेमेंट बैंक के अकाउंट में? पहले 1 लाख लिमिट था,
अब 2 लाख है पर इंडिविजुअल कस्टमर। जो पेमेंट बैंक्स हैं ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना है, रेमिटेंस करना है, आप कर सकते हैं। पेमेंट बैंक किसी और बैंक का बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहे वो बन सकता है। छोटे मोटे बिना रिस्क शेयरिंग वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये भी पेमेंट बैंक्स जो हैं सेल कर सकते हैं। एंड पेमेंट बैंक्स लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, लोन वगैरह नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन्हें भी सीआरआर जो रेशो है, कैश रिजर्व रेशो है, वो मेंटेन करनी पड़ती है ऑन इट्स आउटसाइड डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर पेमेंट बैंक्स शाल बी। जो हमारे पेमेंट बैंक्स हैं उनका इक्विटी कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम 100 करोड़ है। और जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनका भी 100 करोड़ ही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके अलावा पेमेंट बैंक्स का जो लेवरेज रेशो है इट शुड नॉट बी लेस देन 3%, यानी कि इसकी आउटसाइड लायबिलिटीज जो हैं शुड नॉट एक्सीड 33.33 टाइम्स इट्स नेटवर्थ। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपके कैब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपका कोई भी सुझाव है या आपका कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सेंड एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।